वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ट्रोप्स इन एनिमे कि हमारा प्रोटैगनिस्ट कंटिन्यूअसली खुद को लेवल अप करते रहता है और अपनी रो पावर और स्किल्स को बढ़ाता जाता है। लेकिन एक चीज है जो हमें काफी कम देखने को मिलती है और ऑनेस्टली वो चीज पुल ऑफ करना काफी ज्यादा मुश्किल भी है, जो कि है एक ऐसे कैरेक्टर को दिखाना जो खुद को इमोशनली लेवल अप करता है। लेकिन आज जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो ये काम ऑलमोस्ट एफर्टलेसली कर लेता है। सीरियसली हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ से तुम सच में अजीब हो। यहाँ तक जाता है। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। ओह गॉड, वो भी सिर्फ 2 घंटे में। तो अगर तुम्हारे पास कोई फ्रेंड है तो उसे पकड़ो और नहीं है तो भी कोई ना, बैठ जाओ। एंड हाँ, अगर तुम थोड़े इमोशनल बंदे हो तो एक टिश्यू पेपर का बॉक्स या फिर रुमाल साथ में रखना, क्योंकि आज हम डाइव इन करने वाले हैं साइलेंट वॉइस में। आज से लगभग 10 साल पहले यानी कि 2016 में रिलीज हुई ये मूवी एक मांगा के ऊपर बेस्ड होती है। एंड ये स्टोरी है एक यंग लड़के की जो एक डेफ लड़की को बुली करता है। हाँ, यहाँ तक सुनने में इसका प्रेमाइस काफी ज्यादा सिंपल लगता है, लेकिन टेंशन मत लो, यहाँ काफी कुछ है अनपैक करने को। और एक क्विक कंटेंट वार्निंग, ये मूवी कुछ लोगों के लिए काफी ज्यादा इमोशनली हैवी हो सकती है, क्योंकि इसमें मेंटल हेल्थ, बुलिंग और सेल्फ हार्म वाले कंटेंट के बारे में दिखाया गया है। एंड अगर आपको इन सब चीजों से डर लगता है तो आप मेरी बाकी की वीडियोस देख सकते हो। बट ऑनेस्टली मूवी उतना भी ज्यादा हैवी फील नहीं होता, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और मूविंग स्टोरी भी है। एंड उसे मैं बेस्ट से बेस्ट नरेट करने का ट्राई करूंगा, आई प्रॉमिस। तो आगे बढ़ने से पहले चलो अपने कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर है सोया, एक फॉर्मर बुली जो अब अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की पूरी कोशिश कर रहा है। एंड फिर आती है हमारी मेन फीमेल लीड जिसका नाम होता है शोको। ये एक यंग लड़की है जो कि डेफ होती है एंड ऑब्वियसली यही सोया की बुली टारगेट होती है। उसके बाद एक और फीमेल कैरेक्टर है जिसका नाम है नाओका, एक काफी ज्यादा मीन गर्ल जो सोया पे काफी ज्यादा फिदा है। और ये है मिकी, हमारी क्लास की प्रेसिडेंट। एंड देन एक और बहुत ही अच्छी लड़की जिसका नाम होता है मियोको। एंड हमें सोया के भी कुछ फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जिनका नाम होता है काजुकी और क्यूसुके। साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर्स की फैमिली भी दिखाई जाती है, जैसे कि सोया की मम्मा को और उसकी नाइस मारिया। एंड हमें सोको की भी माँ बहन दिखाई जाती है, आई मीन उसकी मम्मी और बहन, जिसमें उसका माँ का नाम होता है याइको और उसकी छोटी बहन का नाम होता है युजुरु। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक बहुत ही ज्यादा लॉयल और लवेबल कैरेक्टर जिसका नाम होता है तोमोहिरो, जो सोया का दोस्त तब बनता है जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और अब जब ये सब क्लियर हो गया है तो चलो मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम सोया को देखते हैं जो अब एक हाई स्कूलर है और वो एक मिशन पे निकला हुआ है। टू बी ऑनेस्ट, वो अपने रिटेल जॉब को छोड़ देता है और अपने सारे बिलोंगिंग्स को बेच देता है एंड इवन अपना बैंक अकाउंट तक क्लोज करवा देता है और अपने माँ के लिए एक एनवेलप में सारे पैसे छोड़ देता है और एक पास ही के ब्रिज की तरफ निकल पड़ता है। एंड हाँ, तुम इमेजिन कर ही सकते हो क्या होने वाला है। जैसे ही वो वहाँ से कूदने वाला होता है तभी कुछ लोग उसे नीचे फायरवर्क चलाते हुए दिखते हैं एंड वापस से अपने कॉन्शियसनेस में आ जाता है। शायद इस छोटी सी चीज ने उसे इस दुनिया की खूबसूरती याद दिला दी, या शायद वो इन लोगों का दिन खराब नहीं करना चाहता था। जो भी हो, सोया पीछे हट जाता है और वो एक और दिन जीने का फैसला करता है। फ्यू, वरना अभी स्टोरी खत्म हो जाती। लेकिन आखिर सोया इस पॉइंट तक पहुंचा कैसे? वेल, इसका जवाब जानने के लिए हमें उसके एलिमेंट्री स्कूल तक जाना पड़ेगा। तो हमें एलिमेंट्री स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोया और उसके फ्रेंड बिल्कुल नॉर्मल और बैक बेंचर वाले बच्चे होते हैं, जब तक एक दिन उनके क्लास में एक नई लड़की का ट्रांसफर नहीं हो जाता। एंड हाँ, सारे के सारे मेन कैरेक्टर्स ट्रांसफर होकर आते हैं और उस लड़की का नाम होता है शोको, जो कि बाय बर्थ डेफ होती है, यानी उसे सुनने में प्रॉब्लम है और उसे बोलना भी नहीं आता। शोको अपना इंट्रोडक्शन एक नोटबुक में लिख कर देती है और वो सबको बताती है कि उसके डेफनेस की वजह से ये नोटबुक ही उसका मेन कम्युनिकेशन टूल होगा। वो ये भी बताती है कि उसका निकनेम शो है, जो सोया के निकनेम से मैच होता है। और हाँ, छोटे सोया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आता। शोको के बाकी क्लासमेट के साथ फिट होने में काफी मुश्किलें होती है, क्योंकि वो बाकियों से डिफरेंट थी। म्यूजिक क्लास में भी वो गलत टाइम पे गाना शुरू कर देती है और ऑब्वियसली काफी ज्यादा बेसुरी भी होती है। मिकी सोको की मदद करती है उसे क्यूज देकर, लेकिन ये बात नाओका को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर देती है, क्योंकि उसको लगता है कि सोको काफी ज्यादा अनफेयर प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है। भाई, इस लड़की को एम्पैथी का मतलब समझाओ। खैर, सोया नाओका के फ्रस्ट्रेशन देख लेता है और क्योंकि वो एग्जैक्टली वैसा बच्चा है जो अपने फ्रेंड्स के लिए हमेशा कुछ भी करने को तैयार रहता है, काश मेरा भी कोई ऐसा दोस्त होता। वो क्लास में सोको का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है एंड वो उसके जैसे बोलने की एक्टिंग करके सोको को और भी ज्यादा एम्बेरस कर रहा था। ओह गॉड, अगर आपको अभी से बुरा लग रहा है तो कुर्सी की पेटी बांध दो, क्योंकि ये चीज अब और भी ज्यादा मीन होने वाली है। सोको को बाकी बच्चे भी बुली और इग्नोर करते रहते हैं। फिर हमें एक दिन प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। शोको सोया से पूछती है कि क्या वो दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं, लेकिन सोया उसे समझ नहीं पाता एंड रिस्पॉन्स में उसके मुंह पे एक मुक्का भर देता है। व्हाट? लड़की पे हाथ उठाता है? भाई, ये छोटा सोया तो बड़ा घटिया इंसान है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्लास में टीचर आते हैं और वो कहते हैं कि अब से वे लोग रोज थोड़ी देर साइन लैंग्वेज सीखेंगे ताकि वो शोको से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। लेकिन ये बात नाओका को बहुत ज्यादा अनॉय कर देती है, क्योंकि वो बिल्कुल समझ नहीं पाती कि किसी और की डिसेबिलिटी की वजह से उसे
क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़े। लेकिन लकीली कम से कम एक बच्ची है जिसका दिमाग कम से कम थोड़ा सा ठिकाने पे है, और वो है मियोको। मियोको साइन लैंग्वेज सीखने का ऑफर एक्सेप्ट करती है और सोको से दोस्ती भी करती है। एंड गेस करो उसके बाद क्या होता है। सोया और बाकी के बुलीज अब उन दोनों को साथ में बुली करते हैं। भाई इस क्लास के बच्चों को हुआ क्या है आखिर। एग्जाम्पल ऑफ बैड पेरेंटिंग भाई। जल्द ही मियोको इन सब चीजों से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और अपना स्कूल ट्रांसफर करवा लेती है। नाओका, मिकी और सोया के बाकी के फ्रेंड्स सोया के बुलिंग को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं। एंड इसी वजह से सोया द बुली का आतंक और भी ज्यादा बढ़ता जाता है स्कूल में। वो बार बार सोया के हेयरिंग एड्स को चुरा लेता है और उसे तोड़ देता है। एंड ये चीजें तब तक चलती है जब तक एक दिन वो उसके हेयरिंग एड्स को खींच के निकालता है और सोको के कान से लिटरली खून निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि सोको ने अपने हेयरिंग एड्स को अपने ईयर पियर्सिंग के साथ हुक कर रखा था। एंड सोया ने वो हेयरिंग एड खींच के उसके ईयर्स को लिटरली टीयर कर दिया था। कितना पेन है इस दुनिया में। लेकिन गेस व्हाट, वहाँ पे सोको क्या करती है। सोको अभी भी सोया से दोस्ती करना चाहती है। लिटरली ये लड़की भी तो पागल ही है। एंड वो सोया को इसलिए सॉरी बोलती है क्योंकि उसके कान से खून आ गया था, जिसकी वजह से सोया ट्रबल में आ गया था। एंड वो होप कर रही थी कि शायद सोया इस बार उसकी दोस्ती को एक्सेप्ट कर लेगा। बट यस व्हाट, इसके बदले में सोया ने उसके नोटबुक को चुरा लिया और सीधा एक पॉन्ड में जाके फेंक दिया। एंड वो उसके दोस्त सोको पे हंसने लगते हैं जब सोको अपना नोटबुक वापस लेने जाती है, और पानी में जाने की वजह से वो शायद बीमार पड़ गई और अगले दिन स्कूल नहीं आ पाती। प्रिंसिपल क्लास में आता है और बताता है कि सोको की मॉम का कॉल आया था एंड पिछले 5 महीनों में उसके 8 हेयरिंग एड्स या तो चोरी हो गए हैं या तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो रखे हैं। मैं यहाँ पे किसी के पेरेंटिंग स्किल जज नहीं कर रहा, लेकिन सीरियसली 8 पेयर्स। सोको की मॉम ने थोड़ा जल्दी डिसीजन नहीं ले लिया। क्या प्रिंसिपल पूछता है कि इस चीज का रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिसके रिस्पॉन्स में सभी की नजर सोया पे चली जाती है, इवन उसका सो कॉल्ड दोस्त भी। होली शिट भाई, ऐसे दोस्त भगवान किसी को ना दे। एंड सभी के सभी बोलते हैं कि सोया अकेले उसे बुली करता है और उल्टा वो तो सोया को रोकने की कोशिश तक करते हैं। भाई सांप पाल रखे थे बंदे ने। सोया टीचर को एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअली मैं उसका फ्रेंड से उसे ये सब करने के लिए इंकरेज करते थे। लेकिन तब क्लास की प्रेसिडेंट मिकी रोना शुरू कर देती है और यहाँ पे गेम ओवर है, क्योंकि अब कोई भी उस लड़के का बात नहीं सुनेगा जिसने क्लास के प्रेसिडेंट को रुलाया हो। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोया की मम्मी उसे सोको की मम्मी से माफी मंगवाने के लिए लेके आई होती है और हियरिंग एड्स के पैसे भी भरने के लिए ले जाती है। जब दोनों मम्मी आपस में बात कर रही होती है तो सोया इधर उधर घूमने लगता है एंड सोको को देखता है जो बर्ड्स को खाना खिला रही होती है। एंड जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ के कान से भी खून निकल रहा है और उसका इयरिंग गायब है। हमें कभी भी क्लियरली बताया नहीं जाता कि आखिर उस टाइम हुआ क्या, बट हम अज्यूम कर सकते हैं या तो सोको की मोम ने गुस्से में आकर उसके इयरिंग को खींच लिया या फिर सोया की मोम ने अपने इयरिंग को खुद ही निकाल दी अपने बेटे की गलती का रिग्रेट दिखाने के लिए। ये होती है ना असली मम्मी ऑफ द ईयर। जब सोया स्कूल वापस जाता है तो अब गेम काफी ज्यादा पलट चुका होता है। एक बुली अब खुद बुलिंग का शिकार बन चुका है। सोया ने जो कुछ भी सोको के साथ किया था वो सारी चीजें अब उसके साथ हो रहा है, एंड वो भी उसके सो कॉल्ड फ्रेंड्स और उसके क्लासमेट्स के द्वारा। क्योंकि बुली के सबसे ज्यादा इजी सॉल्यूशन होता है सामने वाले को बुली करना। सबके सब सोया को बुली कर रहे होते हैं और उसे विलन बनाते हैं ताकि वो खुद को कम गिल्टी फील कर सके। वो उसके डेस्क पर लिखते हैं कि सबके लिए बेहतर यही होगा कि सोया स्कूल छोड़ दे। एक दिन सोया गलती से सोको को देखता है जो उसके डेस्क के मेज को साफ कर रही होती है। एंड क्योंकि इस बंदे का मूंगफली से दिमाग इतना डेवलप हुआ ही नहीं होता कि वो समझ सके कि कोई दूसरे के लिए अच्छा क्यों सोचेगा, और इसलिए वो सोको को धक्का देता है एंड उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है जब तक वो उसे काट नहीं लेती, और दोनों के बीच काफी ज्यादा फिजिकल मारामारी हो जाती है। एंड उस इंसिडेंट के बाद सोको अपना स्कूल ट्रांसफर करवा लेती है एंड सोया की जिंदगी से गायब हो जाती है। अब बस काफी हो गए बैक स्टोरी। अब हम लोग वापस आते हैं प्रेजेंट, यानी अपने हाई स्कूल वाले सोया के पास। पता चलता है कि ये हाई स्कूल वाला सोया अपने फ्री टाइम में कम्युनिटी सेंटर में साइन लैंग्वेज की क्लास ले रहा है एंड अनएक्सपेक्टेडली एक दिन उसकी वहाँ मुलाकात हो जाती है सोको से। ये हुई ना बात। पहले तो सोया को देखकर भाग जाती है, जो बिल्कुल जस्टिफाइड भी है, ऑब्वियसली वो उसका बुली है, लेकिन सोया उसे उसका नोटबुक वापस देता है जो स्कूल ट्रांसफर के टाइम उसके पुराने वाले स्कूल में छूट गई थी। एंड अब उससे पूछता है कि क्या वो दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं। जैसे ही वो ये बात बोलता है उसे रियलाइज होता है कि ये तो वही सवाल है जो सोको सालों पहले उससे पूछा करती थी। फिर हमें सोया घर का सीन दिखाया जाता है एंड उसकी मम्मी से आपको यहाँ पे प्यार हो जाएगा। आई मीन उस टाइप का नहीं, वो लिटरली गोटेड मम्मी है, क्योंकि वो अपने बेटे के खाली रूम और उसके सारे के सारे पैसे देख कर समझ जाती है कि वो कुछ न कुछ गलत स्टेप लेने वाला है, और उसकी मम्मी उसे धमकी देती है कि वो 1.7 मिलियन येन जला देगी जो सोया ने हियरिंग एड्स के लिए दिए थे, जब तक वो प्रॉमिस नहीं करता कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगा। जिसमें सोया प्रॉमिस करता है लेकिन उसकी मम्मी गलती से पैसे जला ही देती है। वेल फायर के साथ खेलने का नतीजा यही होता है। स्कूल में सोया ने खुद को पूरी तरह से आइसोलेट कर लिया होता है एंड वो किसी से भी आई कांटेक्ट तक नहीं कर पाता। जब आप बाकी लोगों के एग्जिस्टेंस को ही रिजेक्ट कर रहे होते हैं तो इस वर्ल्ड में फिट होना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हाँ, सोया इस पॉइंट तक कट ऑफ हो चुका है और हम देखते हैं कि सबके चेहरे पे एक बड़ा सा नीला एक्स बना हुआ है एंड ऑनेस्टली वो इतने ज्यादा भीड़ में भी बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहा होता है। सोया ने खुद को कन्विंस कर लिया होता है कि वो फ्रेंडशिप के लायक ही नहीं है, लेकिन जब वो अपने क्लासमेट तोमोहिरो को देखता है जिसका बाइक एक डोची लड़का चुरा रहा होता
होता है वो बीच में आता है और वो अपना बाइक देने का ऑफर करता है। शायद हमारा बंदा पूरी तरह से भी दुनिया से कट ऑफ नहीं हुआ है। फिर में थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। पिछले मुलाकात से इंकरेज होकर सोया सोको के नए स्कूल जाता है उसके लिए एक फ्रेश ब्रेड लेकर, लेकिन यूजुरो उसे रोक देती है और खुद को सोको का बॉयफ्रेंड बताती है और वो बोलती है कि सोको को उसे नहीं मिलना। फिर घर जाते वक्त उसकी मुलाकात होती है तोमोहिरो से, जो अपेरेंटली नॉन स्टॉप सोया को उसकी बाइक देने के लिए ढूंढ रहा होता है। तोमोहिरो, जिसके खुद भी ज्यादा दोस्त नहीं होते, सोया से पूछता है कि क्या वो कभी हैंग आउट करना चाहेगा एंड यही दोनों की एक जरूरी फ्रेंडशिप की शुरुआत होती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सोया फिर से सोको के लिए ब्रेड लेकर आता है एंड यूजुरो उसे वापस से दरवाजे पे रोक देता है, लेकिन तोमोहिरो वहीं पे एंट्री मारता है और उसके लिए डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, जिससे सोया और सोको ब्रिज पर मिलते हैं और दोनों मिलकर फिश को खाना खिला रहे होते हैं और तभी सोको का नोटबुक गलती से पानी में गिर जाता है, जिसके बाद दोनों के दोनों बिना सोचे समझे पॉन्ड में कूद जाते हैं एंड उस इंसिडेंट के बाद सोको मान जाती है कि अब वो दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं। और मैं इसे हैप्पी एंडिंग बोलना चाहता हूँ, लेकिन हम अभी मूवी के आधे तक भी नहीं पहुंचे, तो ऑब्वियसली पिक्चर ही बाकी है मेरे दोस्त। यूजुरो जो डेड चीजों की फोटो लेने में काफी ज्यादा शौकीन था। ओ शिट, बड़ा अजीब शौक नहीं इसका। और यूजुरो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि सोको सोया के करीब आ रहा होता है। वो सोया के नाम से एक फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाती है एंड उसके पॉन्ड में कूदते हुए फोटोज को पोस्ट कर देती है, जिसकी वजह से सोया को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोया मारिया के साथ घूमते हुए यूजुरो को एक प्लेग्राउंड के इक्विपमेंट के अंदर सोते हुए देखता है और वो यूजुरो को डिनर के लिए घर ले जाता है। घर जाते हुए यूजुरो सोया को बोलती है कि वो एक सेल्फिश है और वो साइन लैंग्वेज सिर्फ इसलिए सीख रहा होता है ताकि वो अपने गिल्ट को कम कर पाए, जिसपे सोया एग्री करता है और बोलता है कि ये दुनिया उसके बिना ही बेहतर होती। डैम भाई, क्या ये वही छोटा वाला बुली बच्चा है? ये सुनकर यूजुरो मूव हो जाती है और वो बताती है कि वो सोको का बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि उसकी छोटी बहन है। जैसे ही सोया से छोड़ने जाता है, सोको की मोम बाहर आती है और सोया को जोर से थप्पड़ भर देती है एंड यूजुरो को उसके साथ घूमने से मना करती है, लेकिन सोया हार नहीं मानता एंड वो मियोको को ढूंढना स्टार्ट करता है, जो एलिमेंट्री स्कूल में सोको की सबसे अच्छी दोस्त थी और बुली होने के बाद अपने स्कूल ट्रांसफर करवा ली थी। सोया और सोको मिलकर मियोको से मिलने जाते हैं और सोको अपने पुराने दोस्त से रिकनेक्ट करती है। जब वो दोनों एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, सोया घूमते हुए नावका से टकराता है जो अब एक कैट कैफे में काम कर रही होती है और वो अपना कूपन्स बांट रही होती है। सोको और मियोको के रियूनियन से इंस्पायर होकर सोया ने नावका से रिकनेक्ट करने का भी ट्राई किया, जिसके लिए वो तोमोहिरो के साथ कैफे आता है, लेकिन नावका शर्म के मारे छुप जाती है। मीनवाइल सोको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ डॉक्टर के पास जाती है और उसे वहाँ एक बुरी खबर मिलती है। यूजुरो घर आके देखती है कि सोको बेड पर रो रही होती है और अपने कान पर बार बार मार रही होती है। सोको अपने राइट ईयर की हियरिंग को पूरी तरह से खो चुकी होती है। एक दिन जब सोया सोको से मिलने जा रहा होता है, नावका अचानक से बाइक के पीछे चढ़ जाती है और सोको को देखकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती है और बचपन की सारी बातों को डाउन प्ले करने लगती है। सोया नावका को बाइक से उतरने के लिए बोलता है और वो कहता है कि अब वो और सोको फ्रेंड्स है। नावका बिल्कुल नहीं बदली होती और सीधा सोको के पास जाती है और उसका लास्ट हियरिंग एड्स को भी खींच लेती है। अगर ये लड़की मुझे मिल जाए ना, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा भाई। खैर सोया सोको को डिफेंड करता है, लेकिन नावका उन दोनों पे हंस के चली जाती है। इसके बाद सोको ज्यादा वर्बल होने का ट्राई करती है एंड साइन लैंग्वेज पे कम डिपेंड करती है, लेकिन सोया को उसकी आवाज समझने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। एक्चुअली में सोको सोया से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रही होती है और वो उसे आई लव यू बोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सोया उसे गलती से आई लव मून समझ लेता है, जो ऑब्वियसली एक बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस है। शर्म से भरी हुई सोको वहाँ से भाग जाती है। सोया कंफ्यूज होता है, लेकिन यूजुरो उसे सोको को डेट पर पूछने के लिए इंकरेज करती है। सोया और सोको, तोमोहिरो, यूजुरो, मियोको, मिकी और उसका नया बॉयफ्रेंड अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं और जैसे ही सोया रियलाइज करता है कि ये सालों में पहली बार है जब वो अपने फ्रेंड के साथ जेन्युइनली मजे कर रहा होता है, वो सोचने लगता है कि क्या जैसे इंसान को इतनी खुशी मिलना वैलिड भी है। नावका सोया को ताकोयाकी ले जाती है, लेकिन ऑब्वियसली उसका मोटिव कुछ और ही होता है। ताकोयाकी इस ट्रेन पे वर्कर कोई और नहीं बल्कि काइजू होता है, वही सोया का पुराना सांप वाला दोस्त, याद है? सोया उससे बात नहीं करना चाहता, लेकिन नावका बस चाहती है कि सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाए जैसे सोको के आने से पहले था। हाँ, नावका एलिमेंट्री स्कूल के बातों को जिंदगी में पकड़ कर नहीं बैठना होता। नावका सबको फेरिस व्हील पर ले जाती है एंड यूजुरो उन्हें अपना कैमरा दे देती है जो सीक्रेटली रिकॉर्ड कर रहा होता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यूजुरो सोया को फुटेज दिखाती है। फेरिस व्हील पर नावका सोको को बताती है कि वो उसे नफरत करती है और बचपन में जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो सिर्फ उसी को ब्लेम करती है। वो सोको से ये भी मनवाना चाहती है कि उसका ये नाइस गर्ल वाला पर्सनैलिटी सिर्फ एक एक्ट है, लेकिन सोको बताती है कि वो नावका से बिल्कुल नफरत नहीं करती बल्कि सिर्फ खुद से करती है। नावका उसे थप्पड़ मारती है और बोलती है कि वो उसे किसी बात पे भरोसा नहीं करती। ये औरत इतनी इनसिक्योर क्यों है भाई? अब तो मुझे इससे चिढ़ाने लगी है। ये देखकर सोया खुद को रिस्पॉन्सिबल फील करता है और सोचता है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, वो सोको को दिया हुआ पेन को कभी हील नहीं कर पाएगा। वो अपने फ्रेंड से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मिकी फिर से पूरा ब्लेम सोया पर डाल देती है। फिर हमें बात का सीन दिखाया जाता है जब सब कोई पॉन्ड पर मिलते हैं और नावका बोलती है कि सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। इसमें सब लड़ने लग जाते हैं और सोया गुस्से में सबका इंसल्ट कर देता है। सोया डिसाइड करता है कि बैड गाय बनना ही आसान है। वो अपने
सारे फ्रेंड्स को दूर कर देता है जब तक सिर्फ सोको और यूजुरू नहीं बचते। बाद में यूजुरू अपनी ग्रैंडमा से बात करती है जो बताती है कि वो दोनों ग्रैंड डॉटर्स पर काफी ज्यादा प्राउड है और वो उसे कहती है कि सोको का ख्याल रखना उसके लिए जरूरी है लेकिन उसे खुद के लिए भी टाइम बनाना चाहिए। उस रात यूजुरू को एक सपना आता है जिसमें वो सोको को मरा हुआ पाती है और वो अपने ग्रैंडमा को उठाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी ग्रैंडमा नहीं उठती। फ्यूनरल के बाद सोया और सोको समर ब्रेक साथ में स्पेंड करते हैं। सोया और सोको की फैमिली भी काफी करीब आ जाती है और सोको की मॉम का भी ट्रस्ट जीत लेता है। वो सब फायरवर्क्स फेस्टिवल में जाते हैं लेकिन अचानक सोको अकेले घर पे जाने की जिद करने लगती है। यूजुरू सोया को कैमरा लेने के लिए घर भेजती है एंड जब वो घर पहुंचता है तो बेलकोनी पे देखता है कि सोको रेलिंग पे चढ़ रही होती है। उसे देखकर सोया चिल्लाता है एंड उसे ये बात बिल्कुल याद नहीं होती कि सोको सुन नहीं सकती और उसकी तरफ दौड़ने लगता है और जैसे तैसे करके वो उसका हाथ पकड़ ही लेता है और गॉड से थोड़ी सी स्ट्रेंथ मांगता है और प्रॉमिस करता है कि वो बेहतर इंसान बनेगा, बस भगवान उसे थोड़ी सी स्ट्रेंथ और दे दे। सोया सोको को जैसे तैसे करके खींच लेता है लेकिन खुद बेलकोनी से नीचे गिर जाता है और फिर हमें अगले दिन हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोको की मम्मी गिरकर तीनों से माफी मांग रही होती है। तीनों औरतें साथ में रो रही होती है और नाओका फिर से वर्स्ट बन जाती है और सब चीज का ब्लेम सोको पे डालने लगती है जब तक सोको की मॉम इंटरवेंस नहीं करती। सोको सोया की मम्मी के पैर पकड़ लेती है और कहती है कि की सारी गलती उसकी है। घर पे यूजुरू सारे के सारे डेड एनिमल्स का फोटो हटा देती है और वो बताती है कि वो सिर्फ सोको को सुसाइड करने से रोकना चाहती थी। फिर तोमोहिरो भी हॉस्पिटल आता है और बताता है कि सोया कोमा में है लेकिन वो ठीक हो जाएगा। सोको डिसाइड करती है कि वो अब सोया के सारे रिलेशनशिप को फिक्स करेगी। वो मिकी, मियोको और फाइनली नाओका से बात करने की कोशिश करती है लेकिन नाओका इग्नोर करती है। एक रात सोको ब्रिज पर चिल्लाती है और उसी वक्त सोया कोमा से उठ जाता है और गिरते पड़ते ब्रिज पर पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे से सच बोलते हैं और एक दूसरे को जिंदा रहने में मदद करने की प्रॉमिस करते हैं। बाद में सोया को पता चलता है कि नाओका उसके पास हॉस्पिटल में रुकी हुई थी। वो स्कूल वापस आते ही काफी ज्यादा ओवरवेल्म हो जाता है और बाथरूम में जाकर छुप जाता है जिसमें तोमोहिरो उसे हक करता है। बाहर आके वो अपने फ्रेंड्स को देखता है एंड वहाँ उसे मिकी पेपर क्रेन्स देती है। नाओका साइन लैंग्वेज में सोको को गाली देती है जिसमें सोको मुस्कुरा देती है। सोया सबको फेस्टिवल चलने के लिए पूछता है और रो पड़ता है जब उसे रियलाइज होता है कि अब वो फाइनली दुनिया के आंखों में आंखें डालकर देख सकता है। सभी के फेसेस से ब्लू क्रॉसेस गायब हो जाते हैं। फ्यूचर सोया के लिए फाइनली ब्राइट लगने लगता है। वाह व्हाट एन एंडिंग। एंड यही खत्म होता है साइलेंट वॉइस का रीकैप। ये मूवी सच में एक इमोशनली पावरफुल एक्सपीरियंस है जो आपको एक बेटर पर्सन बनने के लिए इंस्पायर करती है। लेकिन आपका क्या ओपिनियन इस मूवी में मुझे कमेंट से बताओ और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे ही रिकैप्स आने वाले हैं इस चैनल पे।